नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का फिर हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। तो मित्रों, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया था। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में चर्चा मैंने की थी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विशेषताओं पर मैंने चर्चा की थी और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण और उसके दोष। तो आइए हम देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। देखिए दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मैंने आपको बताया था कि अगर आप अध्यक्षीय शासन प्रणाली को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप संसदीय शासन प्रणाली को जरूर जानिए, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली एक तो हमारे देश की भी प्रणाली है, तो इसलिए भी जानना जरूरी है। तो संसदीय शासन प्रणाली का बिल्कुल ही अपोजिट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गुण इनके बारे में बताए हैं, आइए इसको हम समझते हैं। पहला है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत लागू होने के कारण संसदीय प्रणाली से यह ज्यादा कुशल होती है। शक्ति का पृथक्करण मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन। तो शक्ति का पृथक्करण आप समझते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको विस्तार से बताया इसके बारे में। शॉर्ट में फिर से, शक्ति का पृथक्करण मतलब शक्तियां तीन प्रकार की होती है जनरली। सरकार के तीन अंग, जिसे हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थात तीनों का अलग अलग, तीनों का सेपरेट होना, तीनों के पास अपनी अपनी पावर सेपरेट होती है, कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, इसको कहते हैं शक्ति का पृथक्करण। तो यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या विशेषता होती है कि ये मूल रूप से शक्ति के पृथक्करण के लिए ही जानी जाती है, और ये इसके लिए बेनिफिट या पॉजिटिव किस सेंस में है ये देखते हैं। तो ये कहता है कि शक्ति का जो पृथक्करण का सिद्धांत है कि यह शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से ज्यादा कुशल होती है, ज्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में इसका पृथक्करण नहीं होता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका, है ना, दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। भाई कार्यपालिका को हमेशा डर रहता है कि अगर ये काम अच्छे से नहीं हुआ तो विधायिका में हमको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, है ना। हो सकता है कि कहीं विधायिका को अगर हमारे सवालों के जवाब अगर उत्तम न लगे, सही ना लगे, है ना, तो विधायिका का मतलब क्या हुआ, जनता का प्रतिनिधित्व तो होता है विधायिका में, तो हो सकता है हमारी सरकार भी भंग हो सकती है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनी रहती है। तो चूंकि यहाँ पर विधायिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका दोनों अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। विधायिका लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है कि तुम्हारा काम है कानून बनाना, तुम देश के लिए एक देश के हिसाब से कानून बनाओ, ठीक है, और जो कानून बनाएगी उसको एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका अर्थात सरकार अर्थात वहाँ के राष्ट्रपति उसको अपने तरीके से उसको लागू करेंगे। तो वहाँ पर जो है कोई भी डर नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबल, अर्थात वहाँ पर अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो वहाँ की कार्यपालिका होती है वहाँ की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखती है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यार वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ की विधायिका वहाँ की कार्यपालिका को अर्थात वहाँ की सरकार को भंग कर सकती है। वहाँ पर भंग होने जैसी कोई व्यवस्था, वहाँ पर भंग होने जैसी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंसी होती है, इसलिए कहते हैं कि ये जो है व्यवस्था ज़्यादा कुशल होती है। ठीक है, फिर ज़्यादा हमको छूट भी दी जाएगी तो हम अपने तरीके से बेहतर काम करेंगे, और अगर किसी के दबाव में लेकर काम करेंगे तो हो सकता है हम अपना 100% ना दे पाएँ। ये 100% देना है तो आपको छूट जरूर देनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणाली में होती है। फिर दूसरा है दलबंदी जैसा उग्र और दूषित वातावरण यहाँ पर नहीं दिखता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दलबंदी जैसा उग्र मतलब दलबंदी मतलब जैसे कहते हैं हम गठबंधन, अलायंस जो बनता है ना, अपने यहाँ क्या होता है कि अगर हमको बहुमत नहीं मिल पाता है तो फिर हम सरकार बनाने के लिए हम अपनी विरोधी पार्टियों से भी हाथ मिला लेते हैं। पहले तो हम कहेंगे कि वो अच्छा नहीं, वो बुरा है, ये ऐसा है, बाद में सरकार बनाने की बारी आएगी तो सब भाई भाई गले मिल जाएंगे, है ना। तो ये और यहाँ पर क्या होगा, जो अच्छा काम कर रही होगी पार्टी और वो अगर इस गठबंधन से नहीं मिलती है तो वे सारे के सारे इकट्ठा मिल करके उस पार्टी को एकदम दबा देंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो किसी के साथ अलायंस नहीं करती है, तो अब आए दिन अन्य पार्टियां जो है उसके ऊपर चढ़ बैठती हैं कि ऐसा उनके पास अनुभव नहीं है काम करने का, है ना। तो बहुत ही उनको जो है समस्याएं आती रहती हैं अपने छोटे से राज्य, अपने छोटे से क्षेत्र की शासन व्यवस्था को चलाने में। तो यहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं
आती, क्योंकि यहाँ पर अलायंस वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अलायंस गठबंधन की व्यवस्था नहीं होती है। भाई 4 साल में चुनाव होगा, 4 साल में जब चुनाव की बारी आएगी तो सभी पार्टियां आएंगी, चुनाव लड़ेंगी और चली जाएंगी। मतलब यहाँ पर बीच बीच में उंगली करने की, है ना, या किसी के काम में रुकावट डालना, ये सब सिचुएशन इस व्यवस्था में नहीं देखी जाती, इस प्रणाली में बिल्कुल ही नहीं देखी जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। कार्यपालिका शक्ति, एक्जीक्यूटिव पावर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब वास्तविक शक्ति और औपचारिक नाममात्र की शक्ति, फॉर्मल पावर एंड रियल पावर, एक्चुअल पावर, ये दोनों ही शक्ति किस पर निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति अपने निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। ये सिचुएशन तब ज़्यादा कारगर होती है जब अगर देश में कोई संकटकालीन परिस्थितियाँ, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है कि अगर हम ऐसा करते तो हमारी सरकार भंग हो जाएगी, वो विरोध करेगा, है ना। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है कि सारी की सारी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथों में इंडिपेंडेंसी के रूप में आ जाती है। राष्ट्रपति अपना काम करने के लिए फ्री मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, जो संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर योग्यता को महत्व दिया जाता है। इस शासन प्रणाली में योग्यता, आपकी क्वालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को मेन जो है टारगेट किया जाता है कि भाई आप अगर क्वालिफाइड हो, आप अगर अच्छे एलिजिबल हो, तो आपको पहले प्रायोरिटी शासन में दी जाएगी, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, वहाँ पर योग्यता से ज़्यादा लोकप्रियता को ज़्यादा महत्व दिया था। अनुभव, लोकप्रियता मोस्टली उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर भले ही वो उतना पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन पब्लिक के नज़र में अगर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है तो उसी को चुनाव लड़ाएगी पार्टी और वो जीत भी जाएगा। पब्लिक ऐसी होती है कि पॉपुलरिटी पर फेमस हो जाती है, फिदा हो जाती है। फिर भले उससे ABCD न बनती हो, वो 8वीं फेल हो, अंगूठा छाप हो, ठीक है। बाद में फिर वो बाद में देखा जाएगा, बाद में भुगती पब्लिक ही है, लेकिन पब्लिक को समझ आता नहीं है सब। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग्यता को महत्व दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पहले बराक ओबामा जब राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम बने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन, उस समय बराक ओबामा के समय हिलेरी क्लिंटन अपोजिशन पार्टी से थी, और चूंकि वो विदेश मामलों में काफ़ी क्वालिफाइड थी, दक्ष थी, निपुण थी, तो बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन की योग्यता को देखते हुए उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करके उनको जो है विदेश मंत्री का पद दिया। तो क्यों ऐसा किया? उन्होंने अपनी पार्टी के किसी मेंबर को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने योग्यता को देखा। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर योग्यता को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इंडिया में ऐसा होता तो जो अन्य मेंबर थे, लीडर थे, वो चढ़ बैठते सरकार के ऊपर कि हम आपके पार्टी के हैं तो आप हमको नहीं देखते हैं, दूसरी पार्टी को देखते हैं, फिर, है ना। और यहाँ पर योग्यता से कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए, हम जो है हम आपकी पार्टी से सालों से जुड़े हुए हैं, है ना, हम पब्लिक नज़र में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो हमको पद चाहिए, नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, आप जो है आपका बहुमत खत्म हो जाएगा, आपकी सरकार भंग हो जाएगी, ऐसे धमकियाँ देते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वहाँ पर योग्यता से मतलब है, ठीक है। फिर अगला है शासन में स्थायित्व। ये अच्छी चीज़ है। शासन में स्थायित्व का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उपचुनाव, मतलब यहाँ यही हुआ कि अगर विपक्ष, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी पार्टी के किसी मेंबर को या गठबंधन पार्टी के किसी मेंबर को मंत्री का पद नहीं दिया, और वो पार्टी धमकी दे कि अगर आप हमारी पार्टी किसी मेंबर को मंत्री नहीं बनाएंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर साथ तो छोड़ने की कंडीशन नहीं होती, क्योंकि गठबंधन होता नहीं है यहाँ पर अध्यक्ष शासन प्रणाली में, जो भी सब अपनी पार्टी के होंगे, ठीक है। और अगर अपनी पार्टी में कोई क्वालिफाइड मेंबर नहीं, तो हम बाहर से किसी मेंबर को लिया करके अपनी शासन में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थायित्व का मतलब ये हो कि यहाँ पर चुनाव जो है 4 साल में ही होते हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर अल्प बहुमत जैसी सिचुएशन आने नहीं पाती है, क्योंकि सब अपनी पार्टी के होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर राष्ट्रपति त्याग पद दे देते हैं या वो निधन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर उपचुनाव नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर जो उनका एग्जीक्यूटिव होगा, उपराष्ट्रपति या उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो पद को संभाल लेंगे। अर्थात यहाँ पर उपचुनाव जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं आती है। साल भर जो है चुनाव होते रहे, 4 साल में जो है 40 बार चुनाव हो, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं आती। एक बार चुनाव हो गया, 4 साल तक अपना सरकार अपना काम करेगी, अपनी योजनाएं लेके आएगी, ठीक है। तो और वो योजनाएं कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो भारत में 6 महीने में चुनाव कर गए, महीने में चुनाव कर गए, तो लोग जितने बार सरकार आई उतने बार नई नई योजनाएं आती गई और पुरानी योजनाएं बैकफुट पे चली गई। तो एक तो योजनाएं कंटिन्यू चल पाती हैं, और दूसरा यहाँ पर बार बार चुनाव का
खर्चा सरकार करती है, लेकिन वो जो पैसा आता है वो कहाँ का है? जनता की जेब का है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर नहीं आने पाती है। ये शासन प्रणाली का एक स्थायित्व का एक गुण है। फिर है व्यवस्थापिका में अनावश्यक विरोध न होने के कारण राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, है ना। तो जो संसद होती है, जैसे अमेरिका में तो कांग्रेस कहते हैं वहाँ की संसद को, जो अमेरिकन कांग्रेस है अर्थात अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की संसद में भी 2 सदन होते हैं। एक कहलाता है सीनेट और एक कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट आपका उच्च सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा, जैसे ये उच्च सदन है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपका लोअर सदन है अर्थात लोकसभा जैसे अपने यहाँ। तो आप देखते होंगे कि सरकार जब भी कोई काम करती है तो सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर इस काम में कोई कमियां रह जाती है, भाई कमी तो हर जगह रह जाती है ना। तो ये सरकार जो है, सरकार में भी काम करने वाले इंसान ही होते हैं। तो अगर कोई कमी हो जाती है तो संसद में बहुत हंगामा करते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं अदर पार्टीज के, विपक्षी पार्टी के, सब जो है ऐसे सब्जी मंडी बना लेते हैं, है ना। बोलने का मौका तक नहीं मिलता है, आदमी सामने वाला बोले क्या, इतना जो है हंगामा करते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, मतलब ये विरोध इतना करते हैं कि बस जैसे यही सही है, बाकी सब बेकार ही हैं, बाकी काम करने वाले सब मूर्ख हैं, है ना। इतना विरोध करते हैं कि सरकार काम करना चाहती है लेकिन काम कर नहीं पाती है, सवालों के जवाब भी देना चाहती है, लेकिन वो इतना बोलते हैं कि बोलने का मौका तक नहीं देते हैं कि वो सरकार अगर जवाब दे तो क्या दे, कहीं बोलने नहीं दे रहे हो तुम। तो यहाँ पर ये सारे काम जो हैं कि आप काम ही नहीं करने दे रहे हो, इतना विरोध कर रहे हो, तो यहाँ पर सरकार क्या काम करे? अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय एकता नहीं है लोगों में, बस केवल विरोध करेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये नहीं बोलेंगे कि भाई कभी कभी तारीफ भी कर दो कि भाई तुमने अच्छा काम किया तो सरकार का ही मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। और अगर तुम विरोध कर रहे हो तो विरोध करने के साथ साथ तुम सोल्यूशन भी बता दो कि तुम्हारे पास इतना अच्छा, तुम इतने ज्ञानी हो। तो यहाँ पर अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली में एक व्यवस्थाएं चलती रहती है, लेकिन अमेरिका में विरोध जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं आती हैं। वहाँ पर जब चुनाव होते हैं तभी एक दूसरे की पार्टियां जो है, जितनी पार्टियां होती हैं वो उभर कर सामने आती हैं और एक दूसरे का जो है विरोध करती हैं, और वो भी उनमें भी एकता होती है। वो केवल अपने राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, लेकिन अपने देश में क्या, संसदीय शासन प्रणाली में जहाँ देखो हर जगह क्षेत्र में अपनी पार्टी और अपने क्षेत्र का हित लेके चलती है, उसको राष्ट्रीय हित से मतलब नहीं होता है संसदीय शासन प्रणाली में। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सभी को राष्ट्रीय हित से मतलब होता है। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका जो है यहाँ पर अनावश्यक विरोध नहीं करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता क्या होती है, बनी रहती है। दोस्तों ये है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण। और अब इसके बाद बचता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कुछ दोष, डीमेरिट्स। कुछ कमियां भी होती हैं, कोई भी चीज़ जो है 100% परफेक्ट तो हो सकती नहीं है। तो आइए देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कमियां क्या होती हैं। तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कमियां हैं वो संसदीय शासन प्रणाली के पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। इसको चाहे तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये देखते हैं हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष, डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका पहला दोष है दोषारोपण। दोषारोपण का मतलब इसमें क्या हुआ, सब एक दूसरे पर उसमें दोष थोपते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सब क्या होते हैं, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण मतलब विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या ये कहना चाहिए कि तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, है ना। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन भी होगा, सहयोग भी होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो लोकसभा होती है, लोकसभा के ही मेंबर कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे बड़ी पार्टी क्या बनाती है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका अर्थात सरकार बनाती है। अर्थात सरकार अर्थात कार्यपालिका के जो मेंबर हैं वो लोकसभा में भी मेंबर होते हैं। अर्थात
सरकार को कोई काम करना है तो उसका कोऑपरेट करने के लोकसभा में मेंबर बैठे हुए हैं, उसी के मेंबर बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर कोऑपरेशन होता है, सहयोग बना रहता है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक ही, उत्तरदायित्व जो है ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तो रखती ही है, लेकिन साथ में ये जो काम करना चाहती है इसका सपोर्ट करने वाले भी यहाँ पर होते हैं ना अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोषारोपण, क्योंकि यहाँ पर विधायिका, हिंदी में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा जल्दी, विधायिका और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इस शासन प्रणाली में विधायिका अलग और कार्यपालिका अलग। विधायिका में अगर मान लीजिए ऐसा होता है अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कि विधायिका में अगर एक्स पार्टी की सरकार है और कार्यपालिका में वाई पार्टी की सरकार है, ऐसा होता है जनरली, है ना। तो विधायिका का काम होता है क्या, कानून को बनाना, और इसका काम क्या होता है उसको लागू करना, अप्लाई करना, है ना। तो अब यहाँ पर अगर कोई कानून जो देश में लागू है, तो कोई भी कानून अगर इस देश में लागू है तो वो जाहिर सी बात है वो कानून किसने बनाया होगा, विधायिका ने, और वो कानून लागू इसने किया होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर उस कानून के कारण देश में कोई समस्याएं आती हैं, है ना, तो अब यहाँ पर समस्याएं जो आ रही हैं, तो अब वो समस्याएं क्यों आ रही हैं, लागू करने के कारण आ रही हैं या उस कानून के कारण आ रही हैं। अगर लागू करने के कारण आ रही है तो रिस्पॉन्सिबल ये होगा, और अगर उस कानून के कारण समस्याएं आ रही हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये होगा। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई कानून लागू करने के कारण समस्याएं आ रही हैं, कानून बनाने के कारण समस्याएं आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब एक दूसरे पर थोपेंगे क्योंकि कोई भी अपनी कमियां उजागर करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर दोषारोपण बस होता है और समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं हो पाता है। ये शक्ति के प्रदर्शन का एक दोष है, ठीक है, कि भाई एक दूसरे पर जब दोषारोपण करते हैं लेकिन तुम गलत हो, ये कहते हैं कि तुम गलत हो। जब ये गलत वाला जो है काम चलता रहता है तो इससे जो काम होंगे वो उस काम में बाधाएं उत्पन्न होंगी, रुकावट उत्पन्न होगा, वो काम आगे बाकी काम भी प्रभावित होंगे, है ना, सरकार अनबैलेंस होगी। तो ये सब सिचुएशन देश हित के लिए सही नहीं होते हैं। तो ये शक्ति के प्रदर्शन का एक दोष है अध्यक्षीय सदन प्रणाली में। फिर दूसरा है निरंकुशता, तानाशाही, निरंकुशता। इस शासन प्रणाली में निरंकुशता जैसी व्यवस्था भी पाई जाती है या आ सकती है। निरंकुशता कैसे आएगी यहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में क्या बताया था मैंने कि विधायिका से क्या बनी, कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, पीएम प्लस जिसके मंत्री हैं, इसको हम कहते हैं क्या, कार्यपालिका। तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास अगर जनरली कार्यपालिका की जो शक्ति होती है तो कार्यपालिका अर्थात सरकार की जो मेन लीडिंग पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का नेता होता है और सरकार के नेता के अकॉर्डिंग ही बाकी के मंत्री भी काम करते हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही तानाशाह बन रहा है, अर्थात ये देश की व्यवस्था को अपने तरीके से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि अपने मन से ये काम, अब चूंकि इसे मान लीजिए इस पार्टी के पास जो वर्तमान में पार्टी है, इस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा इसके पास बहुमत है। तो बहुमत का मतलब क्या हुआ कि विधायिका का जो लोकसभा वाला सदन है यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंबर किसके हैं, उसके मेंबर हैं जिस पार्टी की सरकार है। तो अब सरकार जो भी कानून बनाना चाहती है वो कानून देश के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन साथ में इस पार्टी के फेवर में भी बहुत जा रहा है। इस फेवर में जाने का मतलब ये हुआ कि बाकी की पार्टियां जो हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, है ना, उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो इस प्रकार से जब प्रधानमंत्री या वर्तमान जो सरकार है अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ गेन करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी, तो ये सामने वाला जो है अपने अधिकारों का उतना उपयोग नहीं कर पाएगा, या ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक जब अपने अधिकारों की मांग ना कर पाए, पब्लिक के अधिकार उसको पूरी तरह से ना मिल पाए, ठीक है, सरकार किसी की सुने ही ना, सरकार केवल अपनी अपनी करे, तो इसको हम तानाशाही प्रवृत्ति कहते हैं, निरंकुशता कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी व्यवस्था कहाँ पर होती है, अगर ऐसी व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली में अगर आती है, तो यहाँ पर विधायिका कहीं ना कहीं क्या होगी, जो विधायिका बैठी हुई है, ये विधायिका कार्यपालिका को भंग करने का भी अधिकार रखती है, क्योंकि अब सारे के सारे मेंबर तो, जितने भी मेंबर होंगे विधायिका के, सारे के सारे मेंबर तो गलत होंगे नहीं, कुछ सही भी होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सभी के सभी जो है हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इस प्रकार से यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका को अर्थात सरकार को क्या कर देगी, भंग कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर निरंकुशता जैसी व्यवस्था नहीं आ पाती है। अगर निरंकुश बनने का प्रयास करोगे तो कितना बनोगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीना, ज़्यादा तो निरंकुश नहीं बन पाओगे, तानाशाह नहीं बन पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, निरंकुशता जैसी प्रवृत्ति अध्यक्षात्मक प्रणाली में निरंकुशता जैसी व्यवस्था यहाँ पर आप पाई जाएगी, यहाँ पर आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया है, इस प्रणाली में व्यावहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में ही नहीं होती हैं। पूरी तरह से बॉस कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कुछ भी चाहे तो कुछ भी कानून को किसी प्रकार से अप्लाई कर सकता है, और राष्ट्रपति को हम हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व की व्यवस्था होती है, मतलब यहाँ पर 4 साल के पहले सरकार हटेगी नहीं, है ना, वही व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा, तो 4 साल तक वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से वो शासन कर सकता है, चाहे सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बना, तो यहाँ पर तानाशाही निरंकुशता जैसी प्रवृत्ति पाई जाएगी, जिससे पब्लिक को, देश को बहुत खतरा हो सकता है, ठीक है। हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी का तानाशाह, वैसी व्यवस्था यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। फिर अगला दोष है असहयोग की भावना। असहयोग की भावना, कोऑपरेशन नहीं होता है यहाँ पर अध्यक्षीय शासन कार्य में। असहयोग का मतलब भाई 3 है यहाँ पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। तो तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर विधायिका में X पार्टी है, यहाँ पर Y पार्टी है, यहाँ पर पार्टी से मतलब ही नहीं है, ये अपना अलग ही सुपीरियर है ना, हमसे बड़ी कोई है ही नहीं न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो विधायिका है, अब यहाँ पर ये ऐसे कानून बनाएगी जो इसको सही लगेंगे, और कार्यपालिका क्या चाहती है कि ऐसे कानून बने कि देश को इसको चलाना है ना, तो ये चाहेगी कि हमारे अकॉर्डिंग कानून बने। अब यहाँ पर सोचो कि काम इसको करना है तो कानून इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, लेकिन कानून बनाने वाला यहाँ दूसरा कोई है। तो यहाँ पर जब कॉपरेशन नहीं होगा, तो मान लो इसने कानून बना भी दिया और ये उसको लागू तो करेगी, लेकिन उससे उतना अच्छा नहीं काम नहीं हो रहा है, उतना अच्छा देश नहीं चल पा रहा है, देश को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो पब्लिक होगी, पब्लिक तो इसके ऊपर चढ़ेगी ना, क्योंकि सरकार तो ये देश को तो ये चला रही है ना। तो जब यहाँ पर अगर कार्यपालिका का सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था को चलाना चाहती है, उस प्रकार से देश में कानून होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर विधायिका उस प्रकार से कानून नहीं बनाएगी, विधायिका कोऑपरेट नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, तो देश की व्यवस्था को चलाना, बेहतर तरीके से चलाना काफ़ी समस्याएं आती है, इसमें सिचुएशन जो है अनबैलेंस हो जाती है देश के लिए। तो ये यहाँ पर असहयोग की भावना जनरली पाई जाती है। कहते हैं कि हम विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है रुकावट तो डाल सकते हैं, है ना। तो मतलब यही है कि यहाँ पर गत्यारोध जैसी परिस्थितियाँ आती हैं। गत्यारोध का मतलब गति अवरोधक, मतलब यहाँ पर जो कार्यपालिका के कामों में है, कार्यपालिका के कामों में विधायिका अड़चन डाल सकती है, क्योंकि जो काम करोगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग करोगे ना, भले तुम काम करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, लेकिन काम तो हमारे अकॉर्डिंग करोगे, जैसा हम बोलेंगे। ये समस्या आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये कहना चाहिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक इंडिपेंडेंट तो होते हैं कहते हैं, लेकिन वैदेशिक जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, वैदेशिक नीतियाँ होती हैं, वो पूरी तरह से वो अपने तरीके से नहीं चला पाते। इंडिपेंडेंटी है, इंडिपेंडेंसी एक अलग चीज़ है, लेकिन अब जो एक्चुअलिटी है यहाँ पर जो दिखता है वो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल ये है कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर 1919 में वर्साई की संधि हुई थी समझौते के लिए,
और इस वर्साई की संधि को राष्ट्रपति विल्सन थे उस समय अमेरिका के, उन्होंने सहमति देने की हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिका की सीनेट, इसने इस संधि को ठुकरा दिया था। तो लोग, क्योंकि अब ये जो प्रपोजल आया है, इस प्रपोजल को विधायिका की मंजूरी तो चाहिए, तो अब राष्ट्रपति तो चाहते हैं कि हो जाए, ऐसा कर भी दिए हैं, लेकिन अब विधायिका उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर लोग, अब जब विधायिका एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो काम कैसे होगा, वो सक्सेस कैसे होगा। तो यहाँ पर गतिरोध है ना, रुकावटें पैदा कर सकती है, भले इंडिपेंडेंसी यहाँ पर बनी है तो क्या हुआ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉसफुल है। मतलब कॉपरेशन होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण तो ठीक है, लेकिन साथ में कॉपरेशन भी चाहिए ना। शक्ति का पृथक्करण दे दिया और कॉपरेशन नहीं है तो काम कैसे बनेगा, क्योंकि बिना कोई भी काम बिना कॉपरेशन के, बिना सहयोग के नहीं हो पाएगा। फिर एक और आपको दोस्त बताता हूँ मैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत तो लागू होता ही है, परंतु यह सिद्धांत अव्यावहारिक है, क्योंकि शासन के कार्यों में पूर्ण पृथक्करण ना तो संभव है ना ही वांछनीय है। एक स्टेटमेंट किया ये इसका दोस्त का कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण तो होता है, ये कह दिया, लेकिन शक्ति के पृथक्करण का मतलब ये है कि भाई बोल तो दिया कि सैद्धांतिक रूप से शक्ति का पृथक्करण है, लेकिन एक्चुअल में सैद्धांतिक रूप से जो शक्ति का पृथक्करण है ये अव्यवहारिक है। अभी अभी मैंने बताया कि भाई इंडिपेंडेंसी तो ठीक है, एक अलग चीज है कि आप सभी को अलग अलग अधिकार है कुछ भी काम करने का, लेकिन बिना कोऑपरेशन के काम आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शक्ति का पृथक्करण पूर्ण रूप से है, जो पूर्ण रूप से शक्तिकरण हो रहा है, ये जनरली पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है ये जनरली विकसित देशों में देखी जाती है। अमेरिका भी विकसित देश ही है, तो अब अमेरिका की जो विधायिका है, अमेरिका की जो विधायिका है और अमेरिका की जो कार्यपालिका है, ये दोनों यहाँ पर पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति ही होते हैं। मैंने कहा ना, योग्यता को इम्पोर्टेंस दिया था यहाँ पर। तो भले ही यहाँ पर ये दोनों काम करने के लिए इंडिपेंडेंस है, और जनरली यहाँ पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ये अपना काम अपने तरीके से करना चाहती है और ये अपना काम अपने तरीके से करना चाहती है। तो यहाँ पर कह तो दिए सेपरेशन है, शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों में कोऑपरेशन भी कभी कभी होता है कि नहीं होता है, और जब कोऑपरेशन नहीं होगा तो गतिरोध, मतलब समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन अब यहाँ पर ये बताना चाहते हो कि शक्ति का जो पृथक्करण है यहाँ पर होता है, और होने के साथ साथ कभी कभी कोऑपरेशन नहीं होता है, और कोऑपरेशन ना होने के कारण प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर एक्चुअल रूप में देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शक्ति का पृथक्करण जैसी व्यवस्था कभी कभी नहीं भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दोनों एक दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे हैं, और टांग अड़ाने का मतलब वही चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि अभी गत्यारोध परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन गत्यारोध आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर विधायिका की, क्योंकि कानून बनाने के मामले में, किसी भी कानून के मामले में विधायिका की सहमति जरूरी होती है। तो यहाँ पर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत होने के बावजूद भी शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत कभी कभी नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण का मतलब किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कुछ दोष हैं जो बहुत ही खतरनाक टाइप के दोष हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष हैं, ठीक है दोस्तों। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, ये दोनों हमारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं संसदीय और अध्यक्षीय के बारे में, यहाँ पर मैंने आपको अंदर भी साथ में लेकर के बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में, अभी तक तो मैंने सेपरेट दोनों चीज़ें बताई है, और अब मैं आपको सेपरेटली संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है ये अलग से बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, इनको मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब अंतर के रूप में ही मैं आपको बताता हूँ। संसदीय, पार्लियामेंट्री और अध्यक्षीय दोनों में अंतर। संसदीय में क्या है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कैसा होता है? संवैधानिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है ना, लेकिन साथ में कैसा होता है? नाम मात्र का या औपचारिक पद होता है, औपचारिक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति संवैधानिक पद तो है ही, लेकिन संवैधानिक के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति कैसा है? औपचारिक
औपचारिक के साथ साथ वास्तविक भी होता है। मतलब सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। ये पहला है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का, वहाँ पर पूरी की पूरी शक्ति चाहे नाम मात्र की चाहे औपचारिक सब राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरा है यहाँ पर विपक्ष, यहाँ पर विपक्ष की अनिवार्यता होती है। अनिवार्यता मतलब यहाँ पर विपक्ष होगा, विपक्षी दल का एक नेता होगा जो सरकार की कमियों को उजागर करता रहता है। मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पर विपक्ष जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर जब चुनाव होता है तभी विपक्ष आते हैं, सरकार बनी, काम खत्म विपक्ष का, है ना। यहाँ पर विपक्ष का नेता है, यहाँ पर छाया मंत्री, ऐसा कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है। विपक्ष को हम छाया मंत्री भी कहते हैं, शैडो कैबिनेट। एक और है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब वही मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है, दबाव होता है। मतलब कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायित्व रखती है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है। और यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण होता है, इसलिए यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी दबाव किसी पर नहीं होता है। फिर ये भी बताया मैंने, यहाँ पर अस्थिर सरकार होती है। अस्थिर सरकार का मतलब यहाँ पर सरकार क्या होती है, सरकार अगर कोई गलत काम करेगी, किसी भी प्रकार से उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो सरकार यहाँ पर कार्यकाल के पहले ही भंग हो जाएगी, उपचुनाव होंगे, है ना। ये सब परिस्थितियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर सरकार फिक्स होती है, स्थायित्व होता है, 4 साल तो 4 साल, कोई उपचुनाव नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर संकट काल में क्या होता है, संकट काल में निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती है। संकट काल में निर्णय लेने में है ना परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय लेने वाला होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, यहाँ पर जो प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री को कई अन्य पार्टियों का भी दबाव होता है, ठीक है। क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो उसे सभी सुननी पड़ती है, तो वो अपने तरीके से निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति संकटकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, कोई इस पर दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण लागू नहीं होता है, और यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों ये शासन प्रणाली यहाँ से पूरी खत्म होती है। और अगला लेक्चर जो होगा वो होगा शासन व्यवस्था पर। तो शासन व्यवस्था क्या होती है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही शासन प्रणाली के साथ बताया था, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में आपको शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे डिटेल से। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।